अभी हाल ही में यूएनजीए में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी तकरीर की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी तकरीर की। जिन साथियों ने दोनों तकरीरें देखी हैं उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि एहसास हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रेटरिक वही का वही है और बड़ा ही शदीद है। और लगता था कि एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जैसे तोते की तरह कोई रटा रटाया सबक होता है, वही कश्मीर का रेटरिक, वही हिंदुत्व के ख़िलाफ़ बात, और वो बड़ा ही ख़तरनाक है। ऑन द अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इशारा देते हुए पाकिस्तान की और चीन की भी बात की, और हमेशा से वो इशारे में बात करते हैं, कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करते। आज हम बातचीत कर रहे हैं दो बहुत ही अहम मुबसरीन के साथ, और दोनों ही टैग टीवी की जान है। मेरी मुराद मेजर गौरव आर्या जी और कामरान बुखारी जी, दोनों अपनी अपनी जगह पे अहम थिंक टैंक चलाते हैं। कामरान बुखारी जी का न्यू लाइंस थिंक टैंक है, वो इस एनालिसिस के बिजनेस में साल हर साल से बहुत ही गैर जानबदारी के साथ इम्पार्शल बातचीत कर रहे हैं। और मेजर गौरव आर्या जी का चाणक्य फोरम थिंक टैंक बहुत ही पॉपुलर है, भारत में भी और भारत से बाहर भी, और उसके जो ऐप्स हैं एंड्रॉयड और एप्पल पे भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आज का मौजू है हमारा बड़ा ही सिंपल कि क्या इंडिया और पाकिस्तान जो एक हॉस्टिलिटी है इससे दूर हो सकते हैं। बेशक थोड़ा बहुत ही सही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता कुछ सालों में दो तीन बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर गोला बारूद की फ़ज़ा होगी तो बातचीत नहीं हो सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किससे बात करें पाकिस्तान में। वो ये कहते हैं कि मुझे वर्ल्ड लीडर्स ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब से या प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं उनसे बात की जाए, आईएसआई से की जाए, फौज से की जाए, तो किससे बात की जाए। तो आफ्टर ऑल ये जो हॉस्टिलिटी है दोनों तरफ की, इसके लिए भारत किससे बात करे। और इन पे आज बहुत अहम बातचीत होगी। मेरी कोशिश होगी कि आज का टेम्पो हम ज़रा फास्ट रखें। दोनों बहुत ही काबिल हमारे साथी हैं, कमेंटेटर्स हैं, और अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम हैं। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में भी इन दोनों साथियों को एक साथ लाते रहें। मैं बातचीत शुरू करता हूं कामरान बुखारी साहब से, वाशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान साहब, मैंने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई मौके पर कहा कि भाई पाकिस्तान में किससे बात करें, इमरान खान से करें, फौज से करें, आईएसआई से करें, और फिर गोला बारूद के माहौल में कैसे बातचीत हो सकती है। आप कैसे देखते हैं इस स्टैंड को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। और मेरे लिए जो है वो बहुत मुसर्रत और खुशी की बात है कि जो है अब मैं मेजर गौरव आर्या के साथ जो है आज इस पैनल में हूँ। आप तीनों, हम तीन जो हैं इस बड़े ही मुश्किल मौजू को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है वो इस तरह शुरू करूंगा कि देखें, आई थिंक कि पाकिस्तान के तो जो मामलात हैं वो पेचीदा हैं, वो टू से द लीस्ट। कि जैसे आपने जिक्र किया कि अगर भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बात करें तो किससे करें। एक जमाने में जनरल मुशर्रफ के साथ भी बात हुई थी, वो उस वक्त फौजी हुकूमत थी। उसके बाद जो है हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आसिफ अली जरदारी और जो है यूसुफ रजा गिलानी जो वजीर आजम थे, उनसे कुछ बातचीत शुरू की गई, कोई आमदोरफ्त हुई। उसके बाद जो है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, और फिर मियां नवाज शरीफ की तो मतलब गुज़श्ता जो हुकूमतें उनके अंदर भी बहुत अहम लेवल के ऊपर इंगेजमेंट हुई है। साबिक प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं वो आए लाहौर। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, और ये एक पेचीदगी है जो हम एक मोड़ पे कहीं रुके हुए हैं। पाकिस्तान और भारत एक वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में उसको कॉजैलिटी लूप कहते हैं, तो उस कॉजैलिटी लूप में कहीं फंसे हुए हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं कुछ अर्स वक्त के लिए, थोड़े से वक्त के लिए, फिर पीछे आ जाता है मामला, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई दहशत गर्दी हो जाती है या कोई कशीदगी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर जो है, जो डोमेस्टिक जो हालात हैं दोनों मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर, लेकिन भारत के अंदर भी जो है जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, क्योंकि बिल आखिर जो है चाहे कोई भी हुकूमत आए, माजी में जो है कांग्रेस की हुकूमत थी, बीजेपी की भी हुकूमत थी, और अब फिर से बीजेपी की हुकूमत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, और इसी तरीके से बहुत सारी हुकूमतें पाकिस्तान में भी आई हैं। लेकिन आई थिंक कि इशू ये है कि एक हाई लेवल पे इसको देखने की जरूरत है।
और मैं ये कहूंगा कि जो कशीदगी है उसका ताल्लुक एक सेल्फ परसेप्शन से भी है दोनों मुल्कों का, और एक दूसरे के बारे में क्या राय है वो क्या है। तो थ्रेट परसेप्शन आई थिंक को थोड़ा रीएडजस्ट करने की जरूरत है दोनों जानिब। भारत बड़ा मुल्क है। भारत जो है वो अब तो मतलब गुज़श्ता 20 सालों के अंदर तो बड़े पावर्स में माना जाता है। तो आई थिंक कि भारत जो है हैज नॉट कम टू टर्म्स विद इट बीइंग अ ग्रेट पावर, इन द सेंस कि वो अब उसका मुकाबला जो है, जैसे क्वाड है, क्वाड के अंदर शमूलियत है, तो ये एक लेवल बढ़ गया ना भारत का कि भाई अब वो इज एंगेज्ड विद यूएस, और उसमें जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है। इसी तरीके से भारत और चीन जो हैं वो आपस में तजारत भी बहुत है, लेकिन हमने पिछले साल देखा कि वो गलवान वैली में जो झड़प हुई तो उसमें भी भारत जो है वो अब चीन के साथ है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के साथ जो देरीना जो हिस्टोरिकल इख्तलाफ है, जो हिस्टोरिकल कशीदगी है, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, वो उसमें से अपने आप को आगे लेके नहीं जा पा रहा। ये हुई मेरी भारत की क्रिटिक। पाकिस्तान की क्रिटिक ये है कि पाकिस्तान जो है वो पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है साउथ एशिया को, बर्रे सगीर को, जो सब कॉन्टिनेंट का इलाका है उसके अंदर। वो कहता है कि भाई वो तस्लीम नहीं करता कि भारत जो है वो एक बड़ी ताकत है, और वो अपनी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको, जो अगर आप सिर्फ उसके अंदर जो है इसको सिक्योरिटाइज तरीके से देखें तो वो डायरेक्टेड एट भारत है। तो किसी तरीके से भारत के साथ जो है वो पलड़ा जो है वो बराबर रखा जाए, और वो हो नहीं सकता कुदरती तौर पे, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल वजूहात की बिना पर प्रॉब्लम्स भी हैं। ये नहीं कि भारत के अंदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज्यादा बिलखसूस है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत जो है वो बदतदरीज गुज़श्ता कम अज कम 20 इफ नॉट 30-40 सालों में कमजोर हुई है। तो आई थिंक यहां पर हैं हम, और ये दोनों जानिब जो है, एक तो भारत को अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई वो इलाके की सिक्योरिटी में पाकिस्तान को उस तरीके से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ना देके। एंड मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी की, मैं बात कर रहा हूं आम तौर पे जनता जो है वो किस तरीके से गुफ्तगू करती है। वो एक ऑब्सेशन सा है, एक दोनों तरफ पाकिस्तान के अंदर भारत को लेके एक ऑब्सेशन है, और वो उसकी हम डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर भी जो है पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है। आई थिंक कि ये यहां से डिसएंगेजमेंट अगर हो सके तो आई थिंक दिस इज वेयर आगे का रास्ता यहां से मिलता है। तो मैं यहां रोकूंगा अपनी बात को और माइक आपको वापस दे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने बहुत सारे पहलुओं पे निगाह डाली। मेजर साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हर हफ्ते उनके साथ भी हम बातचीत करते हैं। मेरे साहब, कामरान बुखारी साहब ने बहुत सारी बातें की, आप इन सब बातों को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कामरान साहब को मैं 40 साल बाद देख रहा हूँ यहाँ पे। तो जो इंडिया वाले देख रहे हैं ये शो, वो मैं आपको बता दूं कि हम और कामरान साहब एक ही स्कूल में पढ़े। मुझे अभी भी पता लगा 5 मिनट पहले। 1 साल के लिए मैं स्कूल में पढ़ा था, तब मैं इनसे मिला था, और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बसंत विहार 1 साल के लिए पढ़ा था। तो अच्छा लगा, 40 साल के बाद मिल रहे हैं। वी आर ऑल ओल्ड मैन नाउ, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं अभी। अच्छा, देखिए मैं साहब ऐसा है कि ओवरऑल मैं मानता हूं कि कामरान साहब कुछ जो बातें कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल आई एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग, एंड लॉजिकल सी बात है। इसमें मैं कुछ चीज अपनी भी जोड़ना चाहूंगा। ताहिर साहब ऐसा है कि जब देखिए ये जो 2 मेजर पीस ओवरचर्स हुए थे भारत की तरफ से पाकिस्तान की ओर, वो पहले अटल जी के वक्त हुए थे और मोदी जी के वक्त हुए थे। अब बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द आरएसएस। हमें समझना पड़ेगा कि दोनों संघ के, अटल जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, दोनों संघ के वो थे और ये अभी भी हैं। और एक माइंडसेट है संघ का, एक सोच है संघ की, एक आइडियोलॉजिकल चीज है जो संघ जिसके साथ आइडेंटिफाई होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अटल जी का मीनार पाकिस्तान जाना, लाल कृष्ण आडवाणी जी का पाकिस्तान जाना, मोदी जी का पाकिस्तान जाना, बिकॉज आई एम एन इंडियन, मैं जानता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। मैं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कितनी ज्यादा अपनी पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने लाइन में लगाई
जब मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ साहब को बुलाना चाहता हूं, जिसको दिल्ली की लैंग्वेज में कहते हैं, उन्होंने कितने लोगों से पंगे लिए होंगे ये बोलने के बाद. The kind of political capital that Atal ji must have put when he said that I will go to Minar-e-Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान से एक शिकायत रही है कि इंडिया ने कभी हमारा एग्जिस्टेंस माना नहीं, which I think is not true because we have a high commission there and they have a high commission here and कुछ समय पहले तक तो तिजारत भी थी, मैचेस भी खेलते थे, बॉलीवुड में भी आते जाते थे, हमारे लोग भी वहां जाते थे, तो ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, एक तासुर सा था, एक थॉट प्रोसेस था कि इंडिया ने शायद नहीं माना, उसी को दूर करने के लिए वो लोग गए. तो उसके बाद जब कारगिल हुआ और इसके बाद जब उड़ी हुआ या फिर पुलवामा, तो इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए कि शुरुआत में जब 2014 में मोदी जी आए थे पावर में, ही वाजंट लाइक दैट, क्योंकि आप शुरू में अगर आप एक्शंस देखेंगे, उन्होंने इनफैक्ट जब पठानकोट के एयरबेस पर अटैक हुआ था, आई एम इन्फॉर्म्ड बाय द मीडिया, मुझे नहीं पता ये बात सही है, बट मीडिया में, इंडियन मीडिया में ऐसा आया था कि आईएसआई के लोग आए थे इंडिया में, उनको इनवाइट करा गया था कि जी हम आपसे जो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से दहशतगर्द आए, आप खुद आके देख लें. और मैंने ऐसा इंडियन मीडिया में पढ़ा है, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आप देख देंगे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, वो आईएसआई के थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आई डोंट नो, बट इतना कोई अपने एयरबेस में एक फॉरेन पावर जिसके साथ आप लड़ाई लड़ चुके हैं उसको बुलाना, सो दे पुट, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं करी. देखिए बात ये होती है कि भारत में ऐसा अग्रेसिव स्टैंड इसलिए था क्योंकि कांग्रेस के समय एक सोच थी कि पीस एट एनी कॉस्ट, पीस एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े. मोदी जी की थिंकिंग ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है मोदी जी की थिंकिंग. मैं एक दो बार उनसे मिला, वो भी दूर से मिला, भी मतलब कि हाथ जोड़े नमस्ते करा, ऐसा नहीं कि मैंने जाके हाथ भी मिलाया उनसे, ऐसा नहीं, मैं कोई मेरी बातचीत नहीं हुई उनसे कभी, लेकिन दूर से मिला हूं और जो भी थोड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं रीड कर पाया हूं. एक तो ये चीज है. दूसरी चीज ये है कि ये बात बिल्कुल सही है जो ताहिर साहब ने बोला कि इंडिया में कंफ्यूजन है कि अगर पाकिस्तान से बात करें किससे बात करें. ये झटका इंडिया को बहुत पहले लग चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा झटका कारगिल के बाद लगा, व्हेन इनिशियल पाकिस्तान मीडिया पे रिपोर्ट आई. और इंडिया में काफी हद तक कंफ्यूजन था जब कारगिल की लड़ाई हुई थी. बहुत इंडिया में कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि इंडिया, क्योंकि डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट डेमोक्रेसी है, फ्लॉड डेमोक्रेसी है, लाखों कमियां हैं हम लोगों में, हमारी सेक्युलरिज्म में बहुत कमियां हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बातें लिखी हैं जो हम हर समय फॉलो नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, इंटेंट है फॉलो करने का, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और इंडियंस हैं तो 2 की जगह 3 मिस्टेक्स कर ही देते हैं हम लोग. लेकिन बात यह कि जो हमारा कंफ्यूजन था जब ये बोला कि साहब, देयर वाज अ डिस्कशन इन पाकिस्तानी मीडिया जिसमें सीनियर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स ये बोल रहे थे कि हमने प्राइम मिनिस्टर को बताया, वो कह रहे हमने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया. इंडिया में इंडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस कैन हैपन, बिकॉज हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता. हमारे यहाँ द प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस. अगर कल मोदी जी बोलना ये होगा तो वो पत्थर की लकीरें होगा. अगर उन्होंने बोल दिया साहब सूरज नहीं उतरेगा, कल तो नहीं उतरेगा, चढ़ा रहेगा ऊपर, मतलब इट इज दैट द प्राइम मिनिस्टर इज द ओवरऑल अथॉरिटी. हियर वी हैव पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स सेइंग एंड इवन मुशर्रफ साहब सेइंग ऑन रिकॉर्ड की व्हाई मोदी जी, मतलब एनी प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट मैटर, मनमोहन सिंह जी, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, पीपल सेइंग दैट हमें नहीं पता था. तो उन्होंने बोला यार फिर ये कंफ्यूजन बढ़ गया कि अगर पाकिस्तान में बात करें ये तो पूरी जंग हो गई, हमारे 527 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए इंडियंस, पाकिस्तानियों ने भी जान खोई, ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था. यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर्स almost had a full-fledged war. It was a localized conflict, but it could have blown up into a full-fledged war. जैसे कि जी हमें पता ही नहीं था. इसीलिए यही बात है जो ताहिर साहब आप कह रहे हैं. और आखिरी चीज मैं कहता हूं ना कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हुई कि जब मैं इंडिया का बता देता हूं, फिर मैं 1 मिनट लेके पाकिस्तान का भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा. इंडिया में ये भी हुआ कि जब 370-35 से हटाया इंडिया ने, तो वो काफी टाइम से लोग कह रहे थे हटना चाहिए. तो पाकिस्तानी मीडिया में बोला कि साहब ये तो अचानक हटा दिया मोदी जी ने. अचानक नहीं हटाया, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था. वो बीजेपी वाले तो डे 1 से कह रहे हैं कि हम हटा देंगे जिस दिन हमारे पास ताकत होगी. तो 2 चीजें होती है ना फौज में, जैसे बोलते हैं यू हैव इंटेंट एंड यू हैव कैपेबिलिटी. बीजेपी के पास हर समय इंटेंट था, कैपेबिलिटी नहीं थी इन दिस थिंग ऑफ नंबर्स, यू नो कि व्हेन आई से कैपेबिलिटी आई मीन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में नंबर्स नहीं थे. जिस दिन इंटेंट और कैपेबिलिटी मिल गई उन्होंने हटा दिया. तो उन्होंने लिख के भी दिया था कि हम कर देंगे. तो काफी हल्ला हुआ. उसके बाद जो इमरान खान जी ने जो ट्वीट करे और जिस तरीके के पर्सनल अब्यूज करा, उससे क्या हुआ कि जिसको बैटन डाउन द हैचेस कहते हैं कि मतलब ठीक है, अब तो अगर ये बात है तो ठीक है, इफ दिस इज व्हाट दे वांट देन सो बी इट.
राइट। इंडिया का ये मौजू था कि आर्टिकल 370 एंड 35A व पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत के संविधान का हिस्सा, वो भारत का एक मौजू था कि हमारा, हम हटाएं उसको, जो भी करें हमारी मर्जी, पार्लियामेंट के थ्रू हमने हटा दिया, ठीक है। ठीक तरीके से हटाया नहीं हटाया, दैट्स अ लॉन्ग डिबेट, वो भारत में भी चल रही है। अच्छा, अब मैं आता हूं पाकिस्तान की ओर। मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो हाल ही में जो हुआ अफगानिस्तान में, देयर आर अ लॉट ऑफ सेन वॉइसेस व्हिच आई रिस्पेक्ट अ लॉट, which are coming out from Pakistan. And I was telling a lot of Indian colleagues कि इस बंदे को सुनो जो ये बोल रहा है XYZ ना, he's making a lot of sense. And there are a lot of people with a lot of depth as far as intellectual thinking is concerned, जो बिल्कुल ऐसी बातें बोलते हैं जो हम भी सोचते हैं कि यार इनको सुनेंगे ना तो कुछ सीखने को मिलेगा. It's a gain for us, not a loss. And they have started telling Imran Khan कि maybe, you see, if you advocate for the Taliban, then somehow indirectly the world bodies will hold you responsible for the behavior of the Taliban. क्योंकि साहब आप ही कह रहे थे जनाब इनको पैसा दें, आप ही कह रहे थे इनको रिकॉग्नाइज करें, अब देखिए तो गर्दनें काट रहे हैं लोगों, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो ये सब चल रहा है जो हमारे इमीडिएट नेबरहुड में है. बट ओवरऑल फ्रॉम इंडिया देयर इज अ ग्रेट फीलिंग आफ्टर कारगिल, स्पेशली आफ्टर कारगिल. I'm not saying that Pakistan should agree that this is well founded or not, whether this feeling is well founded or not. That is not my thing. I'm saying from an Indian perspective, it is well founded that they think of Pakistan's Kargil misadventure as a great betrayal. कि उस वक्त हम अटल जी की स्पीच है कि मैं मियाँ साहब के साथ खाना खा रहा था, or something, I was having tea with him, बैठ के हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे थे जब ये लोग कारगिल में चल रहे थे. And then Musharraf did not help matters when he corroborated the same thing in his book, you know, in the line of fire, when he wrote in his book कि हाँ हम लोग गए थे और मैं खुद गया था वहाँ पे, I spent a night and all that. वो काफी कुछ लिखा है उन्होंने कारगिल के बारे में, and other people also. So I think वहाँ से things started actually deteriorating a lot. फिर 2003 में वो ceasefire हुआ line of control में. So this is ताहिर साहब a brief background of what has actually happened. राइट दोनों की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें 370 और 35A की रेवोकेशन की बात हुई तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान को बहुत पहले पता था कि ऐसा होगा और शायद अरब कंट्रीज़ ने उनको ऑलरेडी ऑन बोर्ड लिया हुआ था. कामरान साहब, मुझे यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो 70-72 साल से कश्मीर के लिए उनकी एक अपनी एफर्ट्स हैं जो मुझे पर्सनली तो वो ज़ाया ही होती नज़र आती हैं, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर ज़ाया हुए उनकी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए. एनी हाउ वो एक अहम इशू है और इसके साथ साथ बहुत अहम मेजर साहब ने नुक्ता उठाया कि जिस तरह ह्यूमिलिएटेड ट्वीट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की. मुझे एक बहुत ही घटिया उनकी ट्वीट याद है जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को छोटा शख्स करार दिया. ऐसी बातें हेड्स ऑफ द स्टेट्स के करने वाली नहीं होती हैं. ये ट्रंप अगर जिस तरह की कोई बात कर जाया करते थे लेकिन इस हद तक वो भी शायद नहीं गए. ये रेटरिक बढ़ाने के लिए, हीट बढ़ाने के लिए एक अहम है. बाकी ये जो इमरान खान का बार बार कहना कि आरएसएस हिंदुत्व जिम्मेदार है, ये हीट बढ़ाने के लिए है. आरएसएस के साथियों से मेरी भी दोस्ती है और मैं उनसे एग्री भी करता हूँ, कुछ इशू पे डिसएग्री भी कर लेता हूँ. लेकिन मेजर साहब ने जो कहा कामरान साहब, वो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, इमरान खान उसका जिक्र नहीं करते, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब नवाज शरीफ से मिलने गए वो तो गवर्नमेंटों को नहीं पता था चंद घंटों के लिए जब वो गए तो वो एक पीस का मैसेज लेके गए थे, लेकिन उससे कुछ दिन बाद ही उड़ी और फिर पठानकोट हो जाते हैं. तो ये सारे उस हीट को कम नहीं होने देते. और जो लैंग्वेज है रेटरिक की इमरान खान की और इवन उनके मिनिस्टर्स की और इवन एस्टेब्लिशमेंट की, वो बहुत ख़तरनाक है. इंडिया से मुझे ये रेटरिक बहुत ज़्यादा इस तरह का नज़र नहीं आता. आप कैसे देखते हैं सूरत को? जी देखें, आपने जो सवाल किए वो बहुत अहम है और मेजर साहब ने जो गुफ्तगू की वो जो है बहुत ही जरूरी थी कि वो कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, क्योंकि इसको हम जो है एनालिसिस की दुनिया में एम्पैथेटिक एनालिसिस कहते हैं कि आप जो है आप एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से को देखें और उसके शूज में आके अपने आप को रखें और कहें कि अच्छा एक एक्टर जो है दूसरे एक्टर के बारे में किस तरह देख रहा है, कैसे सोच रहा है और उसकी क्या थ्रेट परसेप्शन है. तो देखें, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक डिसएग्रीमेंट है वो कि पाकिस्तान की रियासत कैसी होनी चाहिए,
क्या वो एक सेक्युलर जमहूरी नेशनल रियासत होनी चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान के जो नेशनल मफादात हैं, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं और सिक्योरिटी के, ट्रेड के या जो भी हैं, उसको आगे लेके चला जाए, या पाकिस्तान जो है वो एक इडियोलॉजिकल रियासत होगी। तो उससे तो नो डाउट मतलब कोई इस चीज से डिसएग्री नहीं कर सकता कि उसने पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप को वो आगे नहीं बढ़ने दिया। वो उसी पॉइंट पे अटका रहता है कि अच्छा पहले पीस एट ऑल कॉस्ट, जैसे मेजर साहब ने जिक्र किया, कांग्रेस उसको डील कर रहा था कि अच्छा ठीक है, ये एक रियलिटी है, एक आइडियोलॉजी है, एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को एज एन आइडियोलॉजिकल रियासत तस्वर करता है और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फिर कश्मीर को भी देखता है और भारत को भी देखता है मजमूई तौर पे। लेकिन फिर भी जो अमन है, जो ताल्लुकात की बेहतरी है, वो फिर भी हो सकती है और हम लचक और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाए रखेंगे। और अब एक ऐसी हुकूमत है कि जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी जो है वो, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इक्विविकेट नहीं कर रहा, मैं एज एन एनालिस्ट जो है वो उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ एज समवन के जो पाकिस्तान से ओरिजिन है, मेरे माँ बाप वहां पैदा हुए थे, मैं पैदा हुआ था, मैंने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन जो है समवन हु नोज दैट साइड और समवन who actually lived in Bharat as well and understands that, और प्रोफेशनली भी मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि भाई एनालिसिस है, उसका कोई ना मजहब होता है और ना ही उसका कोई देश होता है, अगर आपने रियली हाई क्वालिटी का एनालिसिस करना है। तो मैं उस पस मंजर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ने तो, जैसे मेजर साहब ने जिक्र किया, वो एक सेट ऑफ जो इवेंट्स हैं वो प्रोड्यूस किए, और अब जो है भारत की आइडियोलॉजी इस मिक्स में आ चुकी है, वो कि इट्स नॉट द सेम। वो ऑब्वियसली रेट्रिक से भी पता चलता है, जैसे आपने जिक्र किया, इमरान खान साहब के रेफरेंसेस आपने दिए कि भाई वो इस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी का फिर भी एक है, वो उसने बेसिकली ये है कि आइडियोलॉजी इज मीटिंग आइडियोलॉजी, कि इधर से जो है इस्लामिस्ट जिहादिस्ट किस्म की जो मेंटालिटी है उसने वेल को जो है कई दिहाइयों से पॉइजन किया है। अब दूसरी जानिब से जो जाहिर है एक रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन ये है कि अच्छा ठीक है, अपना अगर आपकी आइडियोलॉजी है तो हमारी भी आइडियोलॉजी है, तो हम वो बेसिकली जो है वो फिर यही करते हैं कि हम अपने वो शार्पन द ब्लेड्स एंड नाइव्स और जो है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, वहां पे हम रुके हुए हैं। लेकिन इससे पीछे कैसे हटा जाए? इससे पीछे हटने का हमारे पास तारीख के अंदर बहुत मिसालें हैं कि देखें, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत बड़ी, इससे बड़ी आइडियोलॉजिकल जो है इख्तलाफात थे, और जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे थे, लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्कों ने, और कश्मीर की बड़ी भी कारगिल का मिसाल दी, मैं समझता हूँ कारगिल वाज अ वेरी वाटरशेड मोमेंट, कि जहां से जो भी कोई अमन की जिसे कहते हैं उम्मीद थी या जो कोशिशें की जा रही थी, उसको बेसिकली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा कारगिल की वजह से। लेकिन अपना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हमने देखा 1961 के अंदर, जिसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ये नहीं पता था कि अच्छा न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी या क्या हो जाएगा, लेकिन दोनों साइड ने पुल बैक किया और बातचीत के रास्ते को अपनाया, कोई बदला नहीं, सोवियत यूनियन वहीं का वहीं रहा, और अब जो रशियन फेडरेशन है वो उस आइडियोलॉजी को तो लेके नहीं चल रहा आगे, लेकिन एज ए ग्रेट पावर, एज ए कंपेटिटर, एज एन अपोनेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एडवर्सरी, वो एग्जिस्ट करता है, और लेकिन हालात चल रहे हैं। इसी तरीके से अमेरिका ने अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदली, और कहने का मकसद ये है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को पे बरकरार भी रख सकते हैं, लेकिन आप माहौल को जो है मैनेज भी कर सकते हैं, और गो के सोवियत यूनियन और अमेरिका उस तरीके से पड़ोसी मुल्क नहीं है, और उनके अंदर उस तरह की जो है वो जिसे कहते हैं रॉ हॉस्टिलिटी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि जहां भारत और पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका नहीं बन सकते, मैं किसी इल्यूजन में नहीं हूं, लेकिन कम से कम एक डिसेंट जो है माहौल क्रिएट हो सकता है कि जहां आप हैं, भाई ठीक है, आप वो कर रहे हैं, आप ये करेंगे। ये एग्जिस्टेंशियल जो इश्यूज हैं कि भाई अगर अमेरिका ये भारत ये करेगा तो बस पाकिस्तान के लिए तो मतलब ये मरने और जो है ना मिट जाने का मुकाम है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी आ रही है तो वो एक इंडिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो आई थिंक इससे हटा जा सकता है पीछे,
इससे नीचे आया जा सकता है कि अच्छा भाई, आप हैं, हम हैं, अब हम लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हम कर सकते हैं। और अक्सर और बेशतर जो है आती रहती है अपना इंडिकेशंस पाकिस्तान से भी कि भाई आप जो है, हम हालात को तब्दील करना चाहते हैं। हाल ही में अप्रैल में या मार्च में, आई थिंक इट वाज इन मार्च, जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जो हैं, उन्होंने वो जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के मौके पर एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने दो अहम बातें की। एक तो उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात की कि ये इस पैराडाइम से अब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी उन्होंने जो अहम बात की कि वी वांट टू बैरी द पास्ट विद इंडिया। तो एक हद पे तो ये इसको हम देख सकते हैं कि अच्छा भाई, ये रिटोरिकल है, ये रेटरिक है, तो एक्चुअली क्या किया जा रहा है। लेकिन आई थिंक कि व्हाट दैट टेल्स मी इज कि वो जो रैशनल पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग है, वो कहीं दबी हुई है आइडियोलॉजी के नीचे, लेकिन है, एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से जो है, हमने अपना मेजर साहब ने जिक्र किया, भारत इसमें जरा ज्यादा एडवांस्ड है कि बावजूद इसके कि उनकी ओरिजिन्स आरएसएस से हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने जो है अपना सोशल और पॉलिटिकल कैपिटल ऑन द लाइन रख के, पहले वाजपेयी साहब ने, फिर मोदी साहब ने, वो पाकिस्तान आए। नोयत मुख्तलिफ थी, लेकिन ये हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज स्पेस, देयर इज रूम के दोनों साइड्स जो हैं वो एक तब्दील ना करें। कोई ये नहीं कह रहा कि वो अचानक तब्दील हो जाएंगी, हर किसी की कंपल्शंस हैं। और बड़ा जरूरी है पाकिस्तान की जानिब से कि भारत को ये मैसेज भेजा जाए कि भाई, आप जो आप बात करेंगे तो आपकी बात जो है वो आप सही एक्टर से बात कर रहे हैं। अगर आप वजीर आजम से बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर स्पीकिंग फॉर, ही इज स्पीकिंग फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरीके से अगर जो है पाकिस्तान की जानिब से बातचीत की जाती है तो भारत का जो मैसेज है वो ये है कि भाई देखें, हम जो है आपको वो कोई एग्जिस्टेंशियल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। क्योंकि आमतौर पे जो गुफ्तगू है, जो टेम्परेचर हम बड़ी देर से, बड़े सालों से ये टेम्परेचर जो है गुफ्तगू का बढ़ रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ये सिलसिला चलता रहता है। फिर बीच में मीडिया के अपने जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंपल्शंस भी होते हैं, जिस वजह से ये टेम्परेचर कम नहीं होता। आई थिंक जरूरत है और हो सकता है कि दोनों जानिब जो है अपनी अपनी कंपल्शंस को रखते हुए, ये ठीक है, एक जो है 40 साल से एक जो इस्लामाइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसने पाकिस्तान और इलीट और पाकिस्तान की मैसेज को एक खास तौर पे जहन साजी की है, जो बेसिकली भारत के रिलेशनशिप को, फिर वो जो जहन साजी है वो भारत से जो रिलेशनशिप है उसको रिफ्रैक्ट करती है और बड़ी बुरी तरीके से करती है। लेकिन इसी तरीके से आई थिंक कि भारत की जानिब से ये पाकिस्तानी जो एक्सपीरियंस है, जो पाकिस्तान का ने जो गलतियां की हैं, वो भारत ना दोहराए। और मैं फिर से कहूंगा कि वो, आई डोंट थिंक भारत और पाकिस्तान आइडियोलॉजी को लेके बराबर चल रहे हैं, लेकिन जो भारत के अंदर होता है, और कश्मीर के अंदर जो 370 हुआ, फिर उसको एक पॉलिटिसाइज कर दिया गया, उसकी बहुत ज्यादा उछाला भी गया, उसकी एक हकीकत भी है। जाहिर है कश्मीर के एक तबका है जो इससे नाला है। फिर ये है कि अगर जो ये राइट विंग आइडियोलॉजी जो है इंडिया के अंदर जो रूलिंग पार्टी की है, इसने कशीदगी जो है, कम्युनल कशीदगी क्रिएट की है, फिर पाकिस्तान उसके ऊपर लैच ऑन होता है और वो पाकिस्तान की थिंकिंग को शेप करती है। आई थिंक कि देखें, ये इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, मैनेज जरूर किया जा सकता है। और मैनेज करने के लिए ब्रेवरी और करेज की जरूरत है, स्टेट्समैनशिप की जरूरत है। कि भाई आप देखें, इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो ये जो इस तरह की जो ओछी ट्वीटें हैं वो ना करें। मतलब उनको ये देखना है कि वो क्यों कर रहे हैं, ये तो पता है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट लेने हैं, उनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, उनको जो है ये चीजें जो है इट सेल्स, दिस सेल्स पॉलिटिकली इन पाकिस्तान। तो उनको ये देखना है कि क्या उनको वो पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा अजीज है अपने लिए, या उनको जियोपॉलिटिकल कैपिटल हासिल करना है। और वो ये है कि ये दिखा के भाई ठीक है, मैं जो हूं मैं ये, लेकिन मैं आई कैन रीच आउट टू इंडिया, आई कैन टॉक टू इंडिया। और इसमें जो कहते रहते हैं कि सिविल और मिलिट्री जो है वो एक ही पेज में, तो आई थिंक ही नीड्स टू पुट हिज अपना इन्वेस्ट इन दैट कि ठीक, अगर आप कह रहे हैं कि सिविल और मिलिट्री एक ही पेज में, फिर दिखाइए। और भारत की जानिब से आई थिंक के बड़े होने का जो साइज में बड़ा,
बड़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी, मोर जो है स्टेबल पॉलिटी, आई थिंक उस लेवल पे रह के तो आई थिंक भारत को आगे लेके चलना है। इस पे हम मजीद डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन बैक टू यू। जी, थैंक यू। बहुत आपने अहम बातें की और बहुत सारे नए सवालात आपने उठाए जिनका जवाब तो मेजर साहब ही दे सकते हैं। मैं सिर्फ उसमें इतना ही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो रेटरिक है वो वाकई चेंज ना होने की दो वजूहात हैं। एक तो माइंडसेट है और दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, वोट लेने हैं। मैं सब आपने कामरान बुखारी जी के नए सवालात सुने, नई जो इनकी पोजीशनिंग है इन सारे इश्यूज़ पे देखी। आप कैसे इनको वन बाय वन एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, दो तीन चीजें हैं और मैं फिर से ये कहूंगा कि जो कामरान साहब ने बातें बोली ना, आई एग्री लार्जली विद देम। देखिए, कोई बेवकूफी होगा जो बोलेगा कि नहीं ऐसा करते हैं, जंग लड़ते हैं और एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, तो पागल ही कोई बोलेगा। एंड एटलीस्ट आई डोंट ascribe to it. Now I'll tell you what, white tempers rise. White tempers rise. ये जो पूरी फिलॉसफी है हिंदुत्व की, पहले मैं वो समझा दूं आपको, राइट? हिंदुत्व की फिलॉसफी, एंड आई जस्ट विश, जैसे हम लोग, मुझे ऐसा लगता है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पर्सनली रोज पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ एवरी डे। देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस हु आर वेरी कीन पाकिस्तान वॉचर्स। मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान, कुछ लोग पढ़ते हैं जरूर, ये मुझे बात, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी इंडिया की स्टडी होती है पाकिस्तान में जितनी होनी चाहिए। इतनी इंडिया के ऊपर बुक्स अवेलेबल है पाकिस्तान में जितनी हमारे यहाँ इफ यू गो टू एनी गुड बुक स्टोर एंड से पाकिस्तान के ऊपर किताबें चाहिए तो 50 आपको किताबें दिखा सकता है वो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग अबाउट पाकिस्तान दैट गोज ऑन इन इंडिया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि ये जो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये 1925 में बना था। इट्स अ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मीन्स नेशनल वॉलंटियर कोर। अगर मैं एक बड़ा लूज हल्का फुल्का ट्रांसलेशन करूं तो नेशनल वॉलंटियर कोर, इट्स अ सोशल सर्विस सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल गो। ये अपने कैंप्स भी लगाते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं XYZ। तो जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं, एक साहब हैं हैदराबाद में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े मशहूर हैं सियासतदान, तो जब उनके भाई ये कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर 800 साल हुकूमत करी और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बात है कि सब कॉन्टिनेंट पे लोगों की मेमोरीज बहुत ज्यादा लंबी हैं। तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री तो नहीं करूंगा कामरान साहब से, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कि इसको ना देखिए, जो राइवलरी थी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो जिसको हम उर्दू में कहते हैं वर्चस्व, सुजरेनिटी, पावर, इन्फ्लुएंस, ग्लोबल रीच, आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म वगैरह वगैरह की, इन 3-4 चीजों का मिश्रण था, एक मिक्स था उसका, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ। बिकॉज एसेंशियली यू वांटेड टू इन्फ्लुएंस वन ब्लॉक एंड दे वांटेड टू इन्फ्लुएंस अदर ब्लॉक, एंड देन यू मेंशन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एटसेट्रा। यहाँ पे मेमोरीज गो बैक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, प्रॉब्ली ऑलमोस्ट 1000 इयर्स है। तो इशू ये है कि जो लोग डिस्कस करते हैं वो फिर मोहम्मद बिन कासिम से डिस्कस करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज दैट इज यूजलेस, that is part of the past, long gone, dead and buried. But when you have voices from educated people in India, right sir, and even from Pakistan who say that हमने 800 साल हिंदुओं पर राज करा, तो then a typical Indian who has a right-wing ideology would come back and say कि ठीक है साहब, आपने राज करा, बहुत अच्छी चीज हुई, आपने हिंदुओं को अपने बूट के नीचे रखा, ये भी बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन नाउ अब बैटिंग हमारी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर? कहने का मतलब है कि अब मोदी जी आ गए हैं और 800 साल आपने कर लिया, अब 800 साल हम भी कर लें, हमारे तो सिर्फ 6-7 साल हुए हैं। अभी तो हमारे मतलब ना 794 इयर्स बाकी हैं। सो टू यू सी, दैट इज द बैंटर, नॉट टू बी टेकन वेरी सीरियसली, बट सो एक के बाद एक कि ठीक है साहब आपने राज करा, बट वो राज करा था, अब हमारा है। नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। इंडिया में जो कुछ बोले, इंडिया रिमेन्स constitutionally a secular country and we have our own set of problems. इसमें कोई मैं बोलूं कि नहीं साहब परफेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है, और ये जग जाहिर है कि परफेक्ट नहीं है। तो हमें अपनी 10 गलतियां हैं और ये सब हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। वी गो रॉन्ग एंड देन वी सेट इट राइट। दूसरी चीज, जहां तक कश्मीर की बात है, जब इंडिया कहता है कि हम कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जब पाकिस्तान कहता है कि, मैं बताता हूं और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं तनकीद नहीं कर रहा पाकिस्तान की, बट मैं एक बात समझाने के कह रहा हूं कि व्हेन पाकिस्तान सेज दैट यू नो कि कश्मीर हमारा शाहरग है,
तो पाकिस्तान हैज डन एवरीथिंग दैट इट कुड टू गेट कश्मीर। मतलब 1947-48 में जो कवाली रेडर्स आए थे, और किताब भी है, एक पाकिस्तानी जनरल है अकबर खान, उनकी किताब भी है, मैं कामरान साहब को भेजूंगा अगर कहीं मुझे मिल गई, मेरे पास पड़ी थी एक कॉपी पुरानी। एंड दिस इज अ बुक रिटन एंड about the Pakistani, and so many wars have been fought. There has been terrorism in Kashmir, etc. There have been diplomatic overtures by Pakistan, and every country has a right to do whatever they want to do. And Pakistani सही कर रहे गलत कर रहे, that is not for an Indian to say, that is Pakistan's internal business. But पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया कश्मीर में। अब कश्मीर में अगर इंडिया, देखिए पाकिस्तान ने जंग लड़ी कश्मीर में, जो आपने जंग लड़ी, आपसे मेरा मुराद है पाकिस्तान से जो जंग लड़ी 1999 में या 1965 में जो अखनूर में अटैक हुआ था, या 1947-48 की हम बात कर लें, वो लड़ाई हुई थी। कश्मीर में जो तंजीमें, ये जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तो पाकिस्तान बेस्ड हैं और यूनाइटेड नेशंस एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान बेस्ड है। तो मेरा ही कहने का मतलब है कि ये स्टेप लिया, अभी तक इंडिया का इतने सालों तक पॉस्चर डिफेंसिव था सर इसमें, कि ठीक है वहां से मार पड़ रही है, एक बॉक्सर आपको मार रहा है और आप ब्लॉक कर रहे हो, वो बॉक्सर मार रहा है, आप ब्लॉक कर रहे हो, यू जस्ट ब्लॉकिंग एंड दैट बॉक्सर इज हिटिंग यू एंड यू आर ब्लॉकिंग, आप डिफेंसिव खेल रहे हैं। पहली बार सर 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ऑफेंसिव खेला, और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। उसके बाद हुर्रियत गायब हो गई, द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस डिसअपीयर्ड फ्रॉम कश्मीर। आज की तारीख में कोई बात नहीं करता, एंड ऑफ स्टोरी। क्योंकि इन्होंने करना था ये, बीजेपी अगर पावर में बहुत पहले होती, अटल जी के टाइम पे अगर होती एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, ये तब दूर कर देती। इनके पास, वही मैं कह रहा हूं ना, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, इनके पास इंटेंट डे वन से था। जब बीजेपी के सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सर, इंडियन पार्लियामेंट सिर्फ 2 थे, ये तब भी कहते थे हम 370 हटाएंगे। आज इनके 303 है, आज कहते हैं हमने हटा दिया। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, वो होना था। इंटेंट और कैपेबिलिटी जिस दिन मैच होते कर देते, इन्होंने करा, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी में है बीजेपी की हम हटाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज है 1994 के हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि दैट द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, एंड उस समय यू नो इट वाज कांग्रेस वाज इन पावर। तो हमारे यहाँ एक और चीज है कि रिएक्शंस हर एक गवर्नमेंट के अलग हैं, लेकिन ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर और इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एवरीबडी स्पीक्स द सेम लैंग्वेज रफली। किसी की थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है, किसी की थोड़ी सी अग्रेसिव लैंग्वेज है, लेकिन ओवरऑल जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो जनरली इंडियंस टेंड टू बी अलाइंड। हमारा एक दृष्टिकोण है, एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा। तीसरी जो बड़ी अहम बात मैं कहना चाह रहा था कि जो कामरान साहब पीस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू डाई डाउन इज रेटोरिक। Every friction, every war has its own economy, and in every conflict, certain number of people benefit. And you see, I mean, if there is no war, how will those people benefit? I'm not talking about war as in कि गोलियां चल रही हैं, मैं उसको war नहीं कह रहा, war of words को कह रहा हूं मैं। I mean war of words, शब्दों से जो, लफ्जों से जो लड़ाइयां होती हैं। अगर अमन होना है तो सबसे पहले, ठीक है हम लोग कहेंगे कि टेररिज्म खत्म कर दीजिए, आप कहेंगे साहब कश्मीर में आप नॉर्मल लाइए, तो 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आई थिंक द रेटोरिक नीड्स टू गो डाउन। रेटोरिक कम होगा तो मीडिया भी कम बोलेगा, बिकॉज मीडिया क्या करता है सर कि व्हाट मीडिया डज इज फर्स्ट इट विल रिपोर्ट सर। पहले न्यूज आती है, फिर उसके बाद व्यूज आती है सर, एंड न्यूज इज नॉट डेंजरस सर, द व्यूज आर वेरी डेंजरस जो मीडिया की तरफ से आती है। देन दे विल से मार दो, काट दो, वो कहेगा जी लाल किले में सब परचम लहराएंगे, ये कहेगा सर हम लाहौर पे चढ़ दो। यू नो दीज थिंग्स हैपन एंड दे आर अ नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन। हम कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, तो हम कुछ बोलेंगे, जाहिर सी बात है। अब इसमें द थिंग टू डू एंड द थिंग टू सॉर्ट ऑफ वॉच आउट फॉर इज लोअर द रेटोरिक नंबर 1, लोअर द टेम्परेचर्स नंबर 2, राइट। एंड जो कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट जिनको कहते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, अब ये मुझे लगता है कि यहां पे इमरान खान ने क्या गलती कर दी है, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने बोल दिया जब तक, अब ही हैज यू नो बॉक्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर बिकॉज ऑफ द सेम रेटोरिक। अब पीटीआई के आपको अगर कारकुनों को खुश करना है तो आप खुश कर सकते हैं कि जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेगा हम भारत से बात नहीं करेंगे। भारत के जो लोग हैं ओपनली कभी नहीं कहते, लेकिन आई मूव अराउंड इन सच सर्कल्स, वो कहते हैं हमने कब बोला बात करना है आपसे, आप 1000 साल तक मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कहते हैं 1000 फुट की वॉल बनाओ। ट्रंप नहीं कह रहा था मैक्सिको के बीच में वॉल बना दो, वो कह रहे हैं 1000 फुट की वॉल बना दो।
हवा ना उड़े। आप ट्रेड की बात कर रहे हो तो चाहते नहीं हवा भी चले वहां से, ना यहाँ से वहां जाए ना तो लोग ऐसी बातें कर देते हैं। फिर एक्सट्रीम पोजिशन आर टेकन विच आर नॉट हेल्दी फॉर पाकिस्तान और फॉर इंडिया फॉर दैट मैटर। सो ये एक्सट्रीम पोजिशन से थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि यू वेरी राइट व्हेन कामरान साहब, जब आपने ये बोला ना कि इंडिया हैज नॉट गॉट यूज्ड टू इट बीइंग अ बिग पावर। अभी इट टेक्स सम टाइम कि बात यह है कि जो इंडियन इकोनॉमी अभी एक्सपैंड कर रही है धीरे धीरे, वो कोरोना के चलते कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब दोबारा एक्सपैंड कर रही है, राइट। फॉर टू लॉन्ग वी हैव our strategic thought has been Pakistan centric, but now no longer. Whatever media you might hear in the media, but slowly and slowly if you look at our think tanks, because आप भी एक think tank आपका भी है कामरान साहब, तो मैं आपको भी बताता चलूं कि जो इंडिया के थिंक टैंक्स हैं फॉर द पास्ट 1.5 years, अगर आप उनके आर्टिकल्स देखें या वो जो पेपर्स गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, आई वुड नॉट बी रॉन्ग इफ आई सेड दैट ओनली 15 or 20% ऑफ द पेपर्स वर अबाउट पाकिस्तान। 80% of the papers are not about Pakistan. 80% of the papers would tend to be about the Indo-Pacific. ये मैं पिछले 1.5-2 साल की बात कर रहा हूँ सर। उसके पहले तो everything was 90% was Pakistan and 10% was China. But last 2.5, 3 years, Indo-Pacific has occupied a very large mind space in India, China-focused, and using of economic warfare as a policy against China. हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी मजबूत, वो किसी ने बोला था ना, अमेरिकन था जेम्स का, मैं नाम भूल गया, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। आई थिंक इज वेरी फेमस। वो बिल क्लिंटन का एडवाइजर भी हुआ करता था, ही सेड इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, और बिल क्लिंटन ने भी काफी फिर कोट शूट करा था उसको। तो आई थिंक इट्स इज द सेम दिस थिंग दैट इंडिया इज सेइंग दैट द मोर इकोनॉमिकली स्ट्रांग वी गेट, द लार्जर मैन्युफैक्चरिंग बेस वी हैव, I think the more we are this thing as far as China is concerned. मेर साहब, आपने बहुत अहम बातें की। आपने कहा कि रेटरिक को कम होना होगा, और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि अब जो इंडिया में शिफ्ट है वो इंडो पैसिफिक की है, पाकिस्तान सेंट्रिक का वो वाला मामला नहीं रहा। ये हमें भी नज़र आता है। कामरान बुखारी साहब, आप भी वाशिंगटन में बैठ के इन फैक्ट्स को देखते हैं। पहले तो ये बताइए कि रेटरिक कैसे कम हो। ऑफ कोर्स मुझे तो फ्रैंकली लगता है, मैं अगर इम्पार्शल बात करूं, पाकिस्तान की तरफ से इस रेटरिक को कम होना होगा पहले, तभी बात आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ अब चूँकि पाकिस्तान के मसाइल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और ख़राब हो गया, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की तो भारत की ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है ग्राउंड रियलिटी पे, मगर वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? जी थैंक यू। मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं उनको आगे लेके चलना चाहूँगा। उन्होंने बात की कि रेटरिक कम किया जाए, आपने सवाल किया कैसे कम किया जाए। मैंने इससे पहले जिक्र किया कि भारत जो है हैज नॉट कम टू टर्म्स विद इट बीइंग अ बिग पावर। मैं उसकी वही तनकीद, उसी फ्रेम से पाकिस्तान की अब तनकीद करूंगा, और वो ये है कि पाकिस्तान हैज नॉट कम टू टर्म्स विद इट्स इनसिक्योरिटीज। आई थिंक इनसिक्योरिटी ड्राइव कर रही है कि बस अगर हमने ये ना किया तो ये मुल्क नहीं रहेगा। लेकिन साहब 75 साल हो गए, मुल्क तो है, मुल्क को तो कुछ नहीं हुआ ना। तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर इलीट लेवल पे भी और अवाम के लेवल पे, लेकिन अवाम के लेवल पे आपको लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप वो होती है जो अवाम को साथ लेके चलती है, और बहुत दहाइयों से हमने वो नहीं देखा है। लास्ट टाइम जब हमने ये देखा पाकिस्तान में, तो उस वक्त मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, और वो जो है अवाम के साथ रब्ता रखते थे। और उनकी आज भी आपको जो है यूट्यूब के अंदर बहुत सारी तकारीर मिलेंगी कि जिसमें छोटी क्लिप्स हैं, कुछ फुल जो है ना तकारीर हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं, लेकिन वो आपको उस बात की निशानदेही करते हैं कि एक ऐसा लीडर था जो अवाम को लेके चल रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि अवाम पीछे रह जाए, मैं आगे निकल जाऊं, या मैं किसी और प्लेनेट पे हूं और अवाम किसी और प्लेनेट पे। तो ये बड़ी जरूरी है पाकिस्तान की जानिब से कि पहले इलीट जो है वो इस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करे कि भाई हमारा मुल्क है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो इस जो वो डर से अपने आप को छुटकारा दिला दें, कि कॉन्फिडेंस पैदा हो कि कोई भी हो, मतलब कोई भी ताकत है। और अब तो मैं समझता हूं कि इंडिया से तो खैर कोई खतरा नहीं है, वो तो मतलब लड़ाई चल रही है, टीवी पे आके लोग एक दूसरे को जो है वो इंटेलेक्चुअली लड़ रहे हैं बैठ के, लेकिन एज सच ना इधर से कुछ होता है, इधर से दहशतगर्दी होती है
उधर से जो है पहले तो डिफेंसिव चल रहा था, और अब एक वाकया, एक डाटा पॉइंट हमारे पास है कि वो जो एयर स्ट्राइक की थी, जो जिसके बाद जो है वो बहुत ही जल्दी वो मामला रैप अप हो गया। आई थिंक रियलाइजेशन ऑन बोथ साइड्स किक्ड इन कि भाई ये ज्यादा देर चल नहीं सकता। पाकिस्तान को खतरा तालिबान से, क्योंकि तालिबान एंजॉय अ सॉफ्ट अंडरबेली इन पाकिस्तान। तो अगर खतरा है, अगर पाकिस्तान को, और मैं जो है ये बातें याद नहीं रहती हैं, मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेमोरीज आर वेरी लॉन्ग इन साउथ एशिया, आई डोंट डिसएग्री विद दैट, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि बहुत सारी बातें हम भूल भी जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं जो फिर उस तरीके से, चूंकि मीडिया उनको आगे नहीं लेके चलता, तो लोगों को याद नहीं रहती, वो गुम हो जाती है हिस्ट्री के अंदर। तो एक जमाने में जनरल कयानी जो थे, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के बाद टेक ओवर किया था, उन्होंने ये बात और की थी कि भाई जो खतरा है वो इंटरनल है, भारत से हमें खतरा नहीं है। वो बात कहीं रुकी हुई है इलीट इमेजिनेशन में और आवाम के अंदर सिंक इन नहीं हुई है। वो पहली दफा ऐसा कोई जो है था बड़े जमाने के बाद कि भाई एक रियलिटी जो है वो सिंक इन हो गई थी, एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ द हाईएस्ट लीडरशिप ऑफ द आर्मी, कि भाई भारत है, हम भी हैं और हम भी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो खतरा है वो इंटरनल है, क्योंकि वो उस वक्त तालिबान की इंसर्जेंसी चल रही थी, सवात टेक ओवर हो गया था, और सिर्फ ट्राइबल एरियाज में प्रॉब्लम नहीं था, वो जो साबिक सूबा सरहद, और अब हम उनको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं फाटा के साथ, वो भी हुकूमत की रिट से बाहर हो चुके हैं। तो वो एक रियलाइजेशन हुई थी, लेकिन वो रियलाइजेशन डिड नॉट गो एनीवेयर, इट वाज समथिंग दैट हैपेंड और आगे नहीं। आई थिंक कि वो एक अलामत थी कि एक कॉन्फिडेंस था कि हमें जो खतरे हैं वो हमें अंदर देखना है, बाहर नहीं देखना। तो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस हैज टू कम इन पाकिस्तान। इसकी गुफ्तगू होनी चाहिए, बजाय इसके कि इमरान खान साहब जो है वो मतलब चेस्ट बीटिंग करें और ये करें और वो करें। अगर उनको रियली स्टेट्समैन बनना है, अगर वो अपनी जो है ना रियली वो चाहते हैं, वो जो कहते हैं भाई कि हम, मैं पाकिस्तान के लिए करूंगा, अगर वो ये करना चाहते हैं तो ही हैज हिज वर्क कट आउट फॉर हिम। वो जो है रेट्रिक को चेंज करें और कहें कि भाई ये है हालात, और मैं चाहता हूं कि अब अवाम जो है, हम अपने गोल्स को कैसे रियलाइज करें। इकोनॉमिक गोल्स हैं, हम जो है भारत के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। 70-75 साल से तो लड़ाई चल रही है, ठीक है। इफ यू से कि आपका नया पाकिस्तान है, आप एक नया जो है ना, यू पुटिंग द पास्ट बिहाइंड यू, जनरल बाजवा भी कह रहे हैं। आई थिंक इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है, लीडरशिप को इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। और इस वक्त इमरान खान साहब हैं, कल को पता नहीं 2023 में या अगले साल जो इलेक्शन होगा उसमें क्या होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आज इमरान खान साहब हैं और कल को कोई अगर और आता है, अगर उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो ये सबसे बड़ी बात वो कर सकते हैं कि वो आवाम से बात करना शुरू करें और आवाम को कहें कि ठीक है, जो हुआ, गलती की, हमारे बुजुर्गों ने गलती की या हम लोगों ने भी गलतियां की, हम सब उसमें शामिल हैं, लेकिन ये है कि अब वी रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड, और अब हमें जो है, जो 21वीं सदी है, इसके अंदर हमने अपने जो लेसन्स लर्न किए हैं 20वीं सदी के, वो हम उनकी रोशनी में वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो ये आई थिंक दिस इज अ की थिंग दैट हैज टू हैपन इन पाकिस्तान, और बड़ा जरूरी है कि वहां पे कॉन्वर्सेशन बदले, और कॉन्वर्सेशन तब बदलेगी जैसे मैंने कहा कि भाई कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको, आपकी रियासत कहीं नहीं जा रही। अगर कोई रियासत को प्रॉब्लम होगा वो अंदरूनी है, और वो उस अंदरूनी, जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपके खतरात अंदरूनी है, इसी वजह से मैंने जनरल कयानी के बयान का हवाला दिया कि अगर वो सिर्फ आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपकी पूरी की पूरी जो रियासत की मशीनरी है, स्टेट मशीनरी है, वो, और फिर सिविल सोसाइटी को आप लेके चलें और कहें कि अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो तब आप जो है इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। एंड आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि आई थिंक, जैसे इसका जिक्र मैंने पहले भी किया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि रेटरिक की और आइडियोलॉजी की जो गलती है पाकिस्तान के अंदर, वो तो पाकिस्तान भुगत रहा है, पाकिस्तान की गरीब आवाम भुगत रही है, ठीक है, और जो है आबादी 220 मिलियन के करीब है, और वो लोग भुगत रहे हैं। आई थिंक कि जो इस वक्त जो मोदी सरकार के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि आप जो है एक जो नई दिशा है, नई डायरेक्शन है, जिसके अंदर आप भारत को लेके चल रहे हैं, कि जहां पर अब आप जो है पाकिस्तान के जो मुकाबले में जो डिफेंसिव पॉलिसी थी, उसने आपने उसको ऑफेंसिव बना दिया, और फिर आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हैं, कंस्टिट्यूएंसीज भी हैं, जिनको आपने जो है वो साथ लेके चलना है।
लेकिन खुदारा वो गलती मत कीजिए जो पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने जो गलती की उसमें आइडियोलॉजी बहुत हाइप हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल होगी, यहां तक कि नॉन स्टेट एक्टर जो है उस आइडियोलॉजी को हाईजैक कर गए। देखें, मेरी बड़े जमाने से तनकीद है पाकिस्तान के ऊपर कि भाई अगर आप कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो इंटेंट अपनी जगह पर है, जो कैपेबिलिटी जो है जो हुई के लेवल पर गुफ्तगू हुई, वहां पे तो जिहादी आ गए। जिहादियों ने सबवर्ट कर दिया कश्मीर की जो भी जो उमंगें थी कश्मीरी आवाम की, जो भी था उसकी डिस्कशन में हम डिटेल में हम जो है जा सकते हैं, लेकिन वो सबवर्ट हुआ। आई थिंक कि भारत को इस वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ पे है भारत, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई ताकत है और एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ग्लोबल प्लेयर है। भारत अपने आप को समहाउ, भारत की सरकार को, और मैं समझता हूं ये नरेंद्र मोदी के पास ये पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो ये अचीव कर सकते हैं कि वो आइडियोलॉजी और रेटरिक को, भारत के गोल्स को अंडरमाइन करने की इजाजत ना दें। उनको वहां पे वो लेवल है, डिफरेंट स्केल है, पाकिस्तान का स्केल डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दिस इज हाउ वी गेट अवे फ्रॉम रेटरिक, कि हम भारत को चाहिए कि रेटरिक को मैनेज करे और उससे पीछे हटे, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करे कि भाई जो भी नुकसान हमें हो सकता है पाकिस्तान को, वो हमारे से ही होगा, किसी और से नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आखिर में मेरे साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अभी कामरान बुखारी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंटरनल ख़तरा इस वक्त आज के समय जो है वो तालिबानाइजेशन से है, लेकिन हमें दूसरी तरफ ये दिखता है कि पाकिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो इसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी के स्टेटमेंट्स हों, शेख रशीद के स्टेटमेंट्स हों, ख़ुद इमरान खान के स्टेटमेंट्स हों, वो तो इनको इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं और अब वो तालिबान की फ़ौज को ट्रेनिंग भी देना चाह रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं मेरे साहब? जी, इसके पहले कि मैं आपका बात का जवाब दूं, तो मैं कामरान साहब ने जो बात बोली थी मैं थोड़ा सा 1 मिनट में एक्सपेंड करूंगा। जो रेटोरिक है वो एक्चुअली क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की रेटोरिक में ये फर्क है कि इंडिया की गवर्नमेंट से रेटोरिक नहीं हो रहा, इंडिया की मीडिया से रेटोरिक हो रहा है। इंडिया के जो गवर्नमेंट है, आप जैसे कि इमरान खान साहब 10 बार मोदी जी को ये बोले हिटलर है, नाजी है, फाशिस्ट है, ये करता है वो करता है, बदले में एक भी ट्वीट, और मुझे लगता है ये जवाब न देना ठीक है, वो उनकी पॉलिसी है मोदी जी की, बट कहीं ना कहीं ये खतरनाक क्यों है मैं आपको बताता हूं। एक थ्योरी होती है आर्मी में, थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेबल लॉसेस, कि अगर हम ये लड़ाई करेंगे तो इतने लॉसेस हमें एक्सेप्टेबल हैं। अगर मैं बड़े कोल्डली, जिसको कहते हैं ना कोल्ड एज अ फिश, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो कि दिस इज दिस थिंग ऑफ एक्सेप्टेबल लॉसेस। इंडिया ने ये क्यों नहीं जवाब दे रहे, मैं बता रहा हूं। जैसे कि जब पाकिस्तान ने राहदारी नहीं दी, हमें अफगानिस्तान पहुंचना था, इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया और इंडिया ने बोला कि ठीक है हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा, ज्यादा समय लगेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान से अगर हम अटारी बॉर्डर से हम ले जाएं सीधा वाघा और फिर ले जाएं तो फिर तो सबसे आसान है, दैट इज अ गोल्ड माइन। बट अगर ये नहीं मिल रहा तो ठीक है, वी एक्सेप्ट, इट इज एन एक्सेप्टेबल लॉस फॉर अस। और हम एक काम करते हैं, हम वो 1-2-3 बिलियन डॉलर जितने भी डालने हैं, चावार बनाते हैं, ईरान से हम करके हम यहां से ले जाएंगे। नाउ यू सी, दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड आल्सो बाय द मोदी गवर्नमेंट। जैसे एक जगह आपने बोला कि पाकिस्तान को बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने राहदारी नहीं दी, उन्होंने ईरान से रास्ता खोज लिया। अब जैसे रेटोरिक के, अगर मैं उसको बताऊं कि जैसे रेटोरिक अगर इमरान खान की तरफ से आ रहा है कि, और लगातार 50 या 55 ट्वीट्स थे उनके लगातार जो आए थे कि ये है मोदी बुरा आदमी है, ये है स्मॉल पीपल इन बिग प्लेसेस और समथिंग लाइक दैट, किसी एक का भी जवाब नहीं आया, गवर्नमेंट से जवाब नहीं आया, कोई गवर्नमेंट के जूनियर ऑफिसर तक ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जो हुआ है, जो एक्चुअल हुआ है, वो मीडिया ने जो भी अपना बोला होगा, बिकॉज मीडिया इज अ सेपरेट बीस्ट ऑल टुगेदर इफ आई मे से सो, उसका अलग मामला है। इवन अगर आप यूएनजीए के स्पीच देखें जो खान साहब ने अभी दी थी, उसके भी रिस्पॉन्स में मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। देयर वाज दैट यंग, वेरी यंग स्नेहा दुबे और सम, आई फॉरगेट द लेडीज नेम, that young lady IFS officer जिसने right to reply अपना वो करा था, and she was the one who responded. मोदी जी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो एक माइंडसेट हो गया मोदी गवर्नमेंट ने कि in the sense कि
हमें पाकिस्तान के साथ इंगेज करना ही नहीं, वो गाली दे रहे हैं देने दो, उनको जो करना है करने दो, हमें अगर जिहादी आते हैं हम बॉर्डर पे हमारी फौज उनको रोक देगी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बाकी हमें एंगेज करना नहीं, हमें बात ही नहीं करनी। पाकिस्तान अगर वहां से हमें कुछ गाली भी दे रहा है इमरान खान, तो हमें वो उसने दी नहीं, हमारे लिए इमरान खान है ही नहीं। सो दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट ये बन गया है। अच्छा, अब आते हैं हम अफगानिस्तान में या तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी। बहुत मुझे लगता है कि ये दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। ये तालिबान की सो कॉल्ड विक्ट्री तो नहीं कहता मैं, बिकॉज वो दोहा अकॉर्ड के बाद ही आए हैं वो लोग, तो ऐसा तो नहीं कि अमेरिकन फौज को मार मार के उन्होंने भगा दिया वहां से, ऐसा नहीं है। अमेरिकन वेंट अवे इन द तालिबान, they just filled up the vacuum there. But if people want to call it a victory, then so be it. But the fact of the matter is कि Pakistan has appropriated Taliban quote unquote victory as their own victory. तो ये उनके मीडिया में और बड़े बड़े लोगों से बयान भी आ रहे हैं कि जैसे हमने करा था, हमारी बहुत एक बड़ा, मैं आज ही देख रहा था कि हमारी बहुत शहादतें हैं अफगानिस्तान, पता नहीं कौन सी शहादतें। सो these things upset the Afghan people also. This sort of rhetoric upsets the Taliban. और दूसरी चीज है कि साफ बोल चुके हैं, जनरल बाजवा ने पार्लियामेंट में ब्रीफिंग करी थी, आई रेड इन some report in the media report that he briefed the media in which he said that the Taliban and the TTP are two sides of the same coin, एक ही हैं, ये अलग नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं, अगर कोई भी ये कहता है फॉर एग्जाम्पल, एंड ये मैं देख रहा हूँ, आई थिंक जनरल बाजवा इज फार फार स्मार्टर देन इमरान खान, फार फार स्मार्टर, कि ही मेजर्स हिज वर्ड्स, वो फालतू की बात नहीं करते, वो बड़े नाप तोल के बात करते हैं। और बाजवा साहब बात ही ऐसे करते हैं, मुझे लगता है कर्ज दे रहे होंगे ना, ही इज वेरी बड़े हिसाब से बात करते हैं। इमरान खान इज इमरान खान, वो उन्होंने रुकना नहीं है। तो ये इशू है कि पाकिस्तान के लिए लाल मस्जिद का फिर से इट्स रेजिंग हिज हेड अगेन। वो वीडियो आया था, वो अजीज जो है उनके मौलाना जो भी हैं वहां पे मौलवी, लाल मस्जिद के अगेन लाल मस्जिद इज रेडिंग हिज हेड, वो तालिबान के झंडे झूठे लगा के। तो आई थिंक फॉर पाकिस्तानी सोसाइटी इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। तालिबान शुड बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। आप बोलिए लोगों से, अगर मैं होता इमरान खान की जगह तो मैं अपने कैमरा क्रू लगाता काबुल एयरपोर्ट में, बोलता कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन लैंड कर रहा है विथ एड, हम दवाइयां दे रहे हैं जी, हम तेल सब्जी गंदम दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू हेल्प। और हम कोई ज्यादा अमीर मुल्क है नहीं, लेकिन हमारे भाई हैं, अफगान भाई बहन है, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। एंड वी वुड हैव प्रोजेक्टेड दैट साइड रादर देन अ जियो स्ट्रेटेजिक साइड। देखिए इसमें ना, मैं जानता हूं मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, बट आप दोनों की इजाजत हो तो बस 30 सेकंड और मैं बताता हूं। मैं एक्चुअली क्या है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अमेरिका हैज नोन, ये जो अमेरिका आज ये कह रहा है ना कमला हैरिस कि टेररिज्म इज एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, या जो भी जिहाद इज एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ये कमला हैरिस को आज पता लगा। अमेरिकन्स नीडेड पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उनको राहदारी चाहिए थी, उनको और भी चीजें चाहिए थी, पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स चाहिए थे, पाकिस्तान की जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली क्रिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस है पाकिस्तान जो ऑक्यूपाई करता है, अमेरिकन्स को वो चाहिए था। तो अमेरिकन्स को जब तक चाहिए था उन्होंने हर चीज माफ करी। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ने भी जो करा, उन्होंने दे टर्न्ड अ ब्लाइंड, दे डिड एवरीथिंग। टुडे दे फील दैट आवर ड्रोन्स कैन फ्लाई फ्रॉम एल्सवेयर एंड हम कुछ और जुगाड़ लगा लेंगे। ईरान की तरफ वो हाथ अपना बढ़ा रहे हैं, दोबारा बातचीत कर रहे हैं। सो दे आर फाइंडिंग द स्पेस वेयर अब now suddenly Pakistan is spreading terrorism in the world, as if Kamala Harris woke up one fine morning and said, "ऐसे ये क्या ड्रामा यार?" ये तो Americans, they have done that, I think, and they have realized that they have to move beyond that love affair with Pakistan. So I think ये तालिबान से जितना दूर रहें पाकिस्तान उतना अच्छा है, और मदद बिल्कुल करें आम लोगों की, अपने जहाज भेजें, और टेलीविजन कैमरास जो हैं पाकिस्तान टीवी चैनल के मुख्तलिफ, वो फोकस करें कि पाकिस्तान अच्छा काम क्या कर रहा है जो अफगान आवाम है उनके लिए ना, rather than focusing on कि दुनिया रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करती तालिबान रजीम को, और दुनिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इनको डॉलर देने चाहिए। आप जब ये कहते हैं तो then people want to find excuses to somehow corner Pakistan, and Pakistan is giving all the possible excuses कि दुनिया sanctions लगाए या corner करे, which should be avoided, I think. बड़ी आपने अहम बात की। मेरी एक कोशिश और ख्वाहिश होगी कामरान बुखारी साहब और मेज साहब, आप दोनों दोस्तों को ऑन एंड ऑफ एक साथ भी ले करूं, और वो इम्पोर्टेंट बात हो कि बिल्कुल आखिर में दोनों की तरफ से जो अब तक की गुफ्तगू हुई है वो कैसे आप सम अप करेंगे कामरान बुखारी भाई? जी ताहिर साहब, देखिए मैं बिल्कुल अग्री करता हूं आपके साथ कि ये गुफ्तगू चलनी चाहिए, और ये गुफ्तगू सिर्फ कामरान बुखारी और मेजर आर्या नहीं करें, ये बहुत सारे और लोगों को करने की जरूरत है। और तभी ये रेट्रिक जिसकी हमने जिक्र किया और इत्तेफाक किया कि रेट्रिक कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी ये बात होगी। और ये जरूरी नहीं है कि हम
क़यादत के लेवल के ऊपर देखें सियासतदान जो है, लीडर लोग जो होते हैं, उनकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं उनकी सियासत को लेके, उनकी पोजीशन को लेके, और उन्हें बहुत सारे जो है वो कंस्टिट्यूएंसीज को खुश करना होता है। तो वहां पे तो जरूरत है, लेकिन आम लोगों के अंदर जब ये गुफ्तगू शुरू होगी, और ये गुफ्तगू ये शुरू हुई थी एक मुशर्रफ दौर में, ये शुरू हुई थी, लेकिन फिर जो है वो उसको झटका लग गया और वो आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन ये गुफ्तगू बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि ये अगेन ये मल्टीपल लेवल्स पे जरूरी है, और फ्रैंक कॉन्वर्सेशन की जरूरत है, और अनबायस्ड होके देखने की जरूरत है। जैसे अभी मेजर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पॉइंट आउट करके तो कह रहे हैं कि भाई ये आप जहाज़ों को लेके जाइए, वहां इमदाद कीजिए, बजाय इसके कि जो आप कर रहे हैं। जैसे मैंने गुफ्तगू की कि भाई भारत को ये करना चाहिए। तो इस तरह की जो क्वालिटी कॉन्वर्सेशन है, जब ये होगा, इसका ये बढ़ेगा, तो फिर ही कहीं हमें आगे का रास्ता नजर आएगा। वरना हम वहीं पे रुके हुए, अच्छा कश्मीर का क्या बनेगा, दहशतगर्दी का क्या बनेगा, फलां क्या होगा। ये बड़ा जरूरी है कि ये देखा जाए कि अब चूंकि जो है एक नई रियलिटी अमेरिका नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, तो अब पाकिस्तान जो है वो किस तरह जो है इसको डील करेगा। अकेले तो डील नहीं कर सकता, तो इसमें वो जो अटारी से लेके तो तोरखम तक का रास्ता है, उस मौजू पे गुफ्तगू होनी चाहिए कि अच्छा भाई जो है ट्रेड कैसे होगी। ट्रेड होगी तो पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान अपनी मुश्किलात से बाहर आएगा। ट्रेड होगी तो लोग जो हैं मिल बैठने की भी बात करेंगे। देखें बहुत कम लोग होते हैं कि जो जिसे कहते हैं ना अल्ट्रुइस्टिक रीजंस, या बगैर किसी मफादात को देखे हुए तो अमन की बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मफादात के थ्रू, जब उनके मफादात जुड़ जाते हैं तो फिर अमन की बातें भी शुरू हो जाती हैं, और फिर वो रास्ते जो पहले नहीं लिए गए होते वो सामने नजर आते हैं और उन पे हम चलना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये डिस्कशन की जरूरत है, और होपफुली टैग टीवी और इंशाल्लाह आगे करके जो है और चैनल्स के ऊपर भी और फोरम्स के अंदर भी इस लेवल की कॉन्वर्सेशन बर्रे सगीर के जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो आपस में कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब। बहुत आखिर में मेजर साहब, आप आज की गुफ्तगू को कैसे सम अप करना चाहेंगे? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कामरान साहब से बात करके, एंड आई थिंक वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू मोर कॉन्वर्सेशंस विद हिम एंड अदर पीपल आल्सो सर। ये भी है, और एक छोटी सी, एक छोटा मुंह बड़ी बात कर दूं सर, इट्स नॉट फॉर मी टू एडवाइस पाकिस्तान मुल्क है, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यू नो पीस का एक और चीज पाकिस्तान के अंदर जो हो सकती है, ये बड़ा एक अलग अजीब सी बात मैं कह रहा हूँ। अगर आप और इससे पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने एक्सपेरिमेंट ट्राई करी है। हमारी चाबी जो है इंडिया में सर, वो डाइवर्सिटी, हमारी चाबी ही डाइवर्सिटी है। यूनिफॉर्मिटी हमारी चाबी है ही नहीं। व्हेन आई से चाबी, आई मीन द की, तो मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में चाबी बोल रहा हूँ। द की इज डाइवर्सिटी। यानी कि अगर पाकिस्तान सर, मुझे लगता है इंटरनल पाकिस्तान में पीस जो है सर, अगर आप ये बोलें कि जो बच्चा पैदा होता है, अगर जो भी बच्चा अगर पैदा होता है पंजाब में, अगर वो अपनी ट्रेनिंग पंजाबी में हासिल करे, सिंधी में करे, बलोच बच्चा बलोची में करे या बलोच लैंग्वेज में करे, या फिर पश्तून बच्चा पश्तून, जैसे हम लोग हैं सर। हमारी कोई एक लैंग्वेज नहीं है इंडिया की, हमारी 14-15 लैंग्वेजेस हैं। और हमारी स्टेट असेंबलीज में भी, जैसे पाकिस्तान की स्टेट असेंबली में भी उर्दू बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान, जब मैं तकरीरें सुनता हूँ पाकिस्तान की जो स्टेट असेंबली है पंजाब की, वहां पे जो तकरीरें हो रही हैं वो भी दोज आर ऑल्सो हैपनिंग इन पंजाबी, सॉरी इन उर्दू सर। जो सिंध में हो रही है वो भी उर्दू में हो रही है। तो अगर अपनी अपनी लोग बोली बोलेंगे, मुझे लगता है इससे क्या जुड़त ज्यादा होती है सर लोगों के बीच में। जैसे कि मैं आई एम ट्राइंग टू लर्न अ फ्यू वर्ड्स ऑफ मराठी, आई एम ट्राइंग टू लर्न अ फ्यू वर्ड्स ऑफ बंगाली, मैं कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है यू नो व्हाट, भारत में तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में अगर आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, आपका जो लोकल कल्चर है, अगर आप उसको सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे लगता है इसके बहुत फायदा हो सकता है। भारत को भी हो सकता है। यहाँ पे सिंधी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले दुनिया भर के भरे हुए सर इंडिया में। सो आई थिंक इट विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज दैट वे। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का कि आपने शिरकत की, और ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में आप दोनों का ये मानना है कि इस पे बातचीत जारी रहनी चाहिए। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने मेजर गौरव आर्या और कामरान बुखारी की एक ही शो में। दोनों दोस्त टैग टीवी पर अलग अलग अपने तबसरे के साथ आते रहते हैं और आते रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि दोनों दोस्त एक साथ भी आते रहें, और इसके साथ साथ जैसा कि दोनों दोस्तों ने सजेस्ट किया, हम और भी इंटेलेक्चुअल्स को लेकर आएंगे। आज की गुफ्तगू से आपने
अंदाज़ा किया कि दोनों की गुफ्तगू किस तरह महज़ब अंदाज में, सिविल अंदाज में एक दूसरे को समझने और समझाने की खातिर थी। हमारा मीडिया किसी तरह भी चीखने, चलाने या सतही गुफ्तगू का मुतहम्मल नहीं है। हमारी कोशिश है कि साउथ एशिया में भी अमन हो, पूरी दुनिया में भी अमन हो, और जो हक़ाइक़ हैं उनको समझा जाए। जब तक हक़ाइक़ को तस्लीम ना किया जाए तब तक अमन की राह पायदार नहीं होती। यह है